अभी भी साउंड नहीं आ रही, बताना। वॉइस अब आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस ठीक है अब? चलो ठीक है फिर। ठीक है, इससे पहले कुछ भी नहीं सुनाई दिया? इससे पहले कुछ भी नहीं सुनाई दिया? मैं रिपीट करता हूँ नीचे उस सारे सबको, जल्दी बताइए। इससे पहले कुछ सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया? ये वॉइस कट कट के आ रही थी। चलो फिर मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? चलिए। तो मैं ये बता रहा था कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में टेंसर के बारे में। और टेंसर अगर हम बात करें तो टेंसर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम कर रहे थे तो उस समय आपने डिस्कस किया होगा। टेंसर पढ़ा होगा जीटीआर पढ़ने के लिए और एसटीआर समझने के लिए। एसटीआर और जीटीआर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले टेंसर की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम क्या पढ़ते हैं, आपके पास जीटीआर या एसटीआर पढ़ते हैं। टेंसर अगर हम बात करें तो ये एक मैथमेटिकल आपके पास पोर्शन है पूरा का पूरा, जो हमें एसटीआर और जीटीआर में हेल्प करता है। दूसरा, अगर हम बात करें इन जनरल जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हम करना क्या चाहते हैं, अगर आपसे अगर मैं डिस्कस करूं, हम करना चाहते हैं इन जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, जनरलाइजेशन करना चाहते हैं। हमारे पास अगर हम देखेंगे तो क्वांटिटी, हाँ, तो अरे कोई बात नहीं, पढ़ा तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारी बातें बेसिक ही आपके सिलेबस में मेंशन कर दी कि बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। पूरा टेंशन हमने नहीं पढ़ना है, हमने बेसिक ही पढ़ना है। आपके पास 4-5 ही बातें उसमें मेंशन है, वही पढ़ना है, बस हो गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। इसलिए बेसिक ही हमारे इसमें डाल लगा, बेसिक हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात? टेंसर की पूरी आपके पास पूरी की पूरी एनालिसिस होती है। एमएससी जिनने करी होगी आपके पास, एमएससी जो मैथ्स से करते हैं वो पूरा इस चीज को पढ़ते हैं, टेंसर एनालिसिस करके उनका चलता है। हमने नहीं पढ़ना वो सारा, टेंशन मत लीजिएगा। और जितना पढ़ना है वो सॉलिड पढ़ेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ समझेंगे, उसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो कोई बात ही नहीं पढ़ा तो, हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, किसी के उसमें ये जीटीआर होती है, किसी के उसमें जीटीआर नहीं होती है। जिनके सिलेबस में जीटीआर होती है उन लोगों ने ये टेंसर वाला पार्ट पढ़ा होगा, क्योंकि जीटीआर और एसटीआर को पढ़ने के लिए हमें टेंसर आना ही चाहिए, बिना उसके हम समझ ही नहीं सकते जीटीआर और एसटीआर को। तो अब मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ टेंसर क्या है करके। अगर हम बात करें, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में किसके बारे में, टेंसर के बारे में। ठीक है,
टेंसर एनालिसिस। हम डिस्कस करें टेंसर एनालिसिस के बारे में। टेंसर एनालिसिस क्या है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें देखने को ये मिलता है कि फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं इन जनरल, जीटीआर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जीटीआर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ वही, मतलब कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है, कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में नहीं है, तो जिनके उसमें होगा उनने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, उनको पता होगा। बाकी मैं बातें कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हम करना क्या चाहते हैं, अगर मैं बात करूं तो हम करना चाहते हैं इन जनरल जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उनका इन जनरलाइजेशन करना चाहते हैं। मतलब हमें पता है कि कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके पास क्या होता है, जरा बोलो, मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन होती है। और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम आपके पास क्या बोलने लग जाते हैं, टेंसर बोलने लग जाते हैं। अब पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो ऐसा नहीं है कि टेंसर कुछ नया है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, उन सबको हम जनरलाइज फॉर्म में बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। अब आपको सर आपने तो कहा था मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन, हाँ जैसे अगर मैं बोल दूं कोई डायरेक्शन नहीं है, अब हम जनरलाइज कर दिए कि अगर हम टेंसर क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन। अगर कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एक डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन है, तो इस बेसिस में हम आपके पास क्या बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हमसे हमारे पास वेक्टर हो गया, फर्स्ट रैंक का की आपके पास टेंसर क्वांटिटी हो गया, सेकंड रैंक की टेंसर क्वांटिटी हो, ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है, इन जनरल हमारे पास फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी सब टेंसर हैं। उनकी फिर रैंक आते हैं, रैंक रैंक क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रैंक आप ऐसा ऐसा समझ लीजिए वो फैक्टर है जो बताएगा कि आपके पास हमारे पास जो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेगी उसके बाद कितने कंपोनेंट है। जैसे आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, विच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, सिर्फ बस हो गया। वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हमारे पास आपको समझ में आता है कि उसमें एक कंपोनेंट भी हो सकता है, दो कंपोनेंट भी हो सकता है, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं थ्री डायमेंशन में एक पार्टिकल की पोजीशन अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो उसका एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप से लिखा जाता है। और उसके लिए हमें आपके पास कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड, तो हमें तीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन जनरल हम अगर बात करें, जैसे थ्री डायमेंशन में अगर हम बात करें, तो अगर थ्री डायमेंशन में कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो तीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए। ये जो तीन हमें आपके पास समझ में आ रहा है, हमने क्या करा, ये हमारे पास क्या है जरा बताइए, ये हमने बोला थ्री डायमेंशन में जब थ्री डायमेंशन की पावर अगर मैं वन कर रहा हूं, बात को जरा समझिएगा। जैसे मैंने बोला डायमेंशन, बोला थ्री डायमेंशन लिए, थ्री डायमेंशन की पावर मैंने जीरो ली है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। जैसे थ्री डायमेंशन में अगर हमारे पास अगर किसी पार्टिकल के मास को अगर मैं बात करूंगा तो मास मास ही रहेगा, मास एक ही कंपोनेंट है। या टेम्परेचर अगर हम बात करें एक ही रहेगा, डेंसिटी बात करें एक ही कंपोनेंट रहेगा। पार्टिकल की डेंसिटी, पार्टिकल का मास एक ही चीज है, मल्टीपल थोड़ी है। तो वैसे ही अगर हम बात करें थ्री डायमेंशन में किसी पार्टिकल की पोजीशन अगर बताने की कोशिश करूं, तो पोजीशन में आपका तीन चीजें हो सकती हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर मैं थ्री डायमेंशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, थ्री की पावर वन। वैसे ही अगर हम बात समझे अगर फोर डायमेंशन में, तो फोर की पावर वन। अब आपको कैसा फोर डायमेंशन मतलब, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, फोर डायमेंशन, फाइव डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, हमारी बॉडी इस चीज को सेंस नहीं करती है। हमारी बॉडी थ्री डायमेंशन को समझ सकती है, देख सकती है, लेकिन फोर डायमेंशन को हो गया, फाइव डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, इस चीज को, एट डायमेंशन, इस चीज को हमारी बॉडी सेंस नहीं करती है, नहीं समझ सकती है। लेकिन हम उसकी मैथ से जरूर बना सकते हैं, और हमारे पास ऐसी डिवाइसें भी हैं, हमारे पास ऐसी मशीनरी भी है जिससे हम आपका इन डायमेंशन को समझ सकते हैं और इनसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट आप कहोगे सर मुझे फोर डायमेंशन आपके पास ड्रॉ करके दिखा दीजिए, प्लॉट करके दिखा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये फोर डायमेंशन हो गया करके, तो क्योंकि हमारी बॉडी सेंस ही नहीं करती, उसको समझ ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ मैथमेटिक्स हम उसके आपको पूरी डिजाइन कर सकते हैं, पूरी मैथ से उसकी बना सकते हैं, और उसके बाद हम उसके बाय मशीन, आप ऐसा बोलते हैं बाय टेक्नोलॉजी, हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर यहां से अगर बात करूं,
इन जनरल सारी की सारी क्वांटिटी, मैं सारी चीजें समराइज कर रहा हूं फिर से, सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी क्या होती है जरा बताइए, वो हमारी टेंसर होती है। टेंसर की भी आपके पास फिर क्या डिसाइड होती है, रैंक। जैसे जीरो रैंक की जो टेंसर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने आपके पास बोल दिया, इस ये मैंने डायमेंशन की पावर जीरो रख दिया, सिर्फ एक ही चीज आएगा हमारे पास, एक ही फैक्टर आया विच इज मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा डायमेंशन की पावर वन कर दिया, जैसे थ्री डायमेंशन हमारे का कोई पार्टिकल है, ये मैंने बोल दिया एक्स है हमारे पास, ये वाई है हमारे पास, जेड है, कोई पार्टिकल की पोजीशन है सोच के लिया एक्स वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड। तो हमें नॉर्मल सी बात, तीन तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, डायमेंशन की पावर मैंने आपके पास क्या कर दिया, वन कर दिया। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट आ गए, इसके बाद तीन कंपोनेंट आ गए विच इज एक्स वाई जेड। कितनी कंपोनेंट की जरूरत है, तीन कंपोनेंट की जरूरत है। ये जो मैं ऊपर से पावर लगा रहा हूं ना, जीरो वन, ये जो जीरो और ये जो वन है, यही हमारे क्या होती है जरा बोलो, रैंक होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रैंक। जो फैक्टर लगाने से आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट पता चलेंगे कि थ्री डायमेंशन में कितने हैं, फोर डायमेंशन में कितने हैं। समझ में आई नहीं आई बात, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात हमने क्या बोला, हमने बोला जितनी भी हमारे पास हाँ 26 ठीक है, श्रीमद भगवत गीता में तो 64 डायमेंशन तक की बात हुई है। वो अभी मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो 8 डायमेंशन में तक सॉल्व की गई है, ऐसा बताते हैं, पता नहीं कैसे सॉल्व हो रही, क्या हो रही, उसका तो हमने नहीं देखा, लेकिन आपके 8 डायमेंशन में भी सॉल्व की जाती है, ऐसा डिस्कस किया जाता है। ठीक है, फोर वेक्टर वगैरह फॉर्मुलेशन वगैरह देखा होगा फोर डायमेंशन में, वो तो आपने फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन देखा होगा फोर डायमेंशन में। ठीक है, वो बोलते ना कि जो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को जो है श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाया था, तो उसमें बता दें कि आपके पास देखो हम थ्री डायमेंशन को नहीं समझ सकते हैं, फोर डायमेंशन को नहीं समझते हैं। आपने वो थ्री डी मूवीज देखी होंगी, हम जो देखते हैं इन जनरल प्लेनर उसमें देखते हैं ना, हमारे पास टू डी वगैरह मूवीज वगैरह हम देखते हैं, हम थ्री डी मूवीज देखते हो तो हमारे वैसे ही दिमाग घूम जाता है। वैसे ही फोर डी देखेंगे तो क्या होगा, फाइव डी देखेंगे तो कैसा होगा। तो ऐसा बता दें कि मतलब ऐसा बता दें कि मतलब जो श्री कृष्ण का जो अवतार था उस समय आपके पास वो 64 डायमेंशन में था करके, अब पता नहीं सही बात है गलत है क्या नहीं, मैंने ऐसा सुना है, अब वो सही बात है गलत बात है मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं है कह रहा हूं, बट मैंने ऐसा सुना है। ठीक, ठीक है, चलिए, हमने ऐसा सुना है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ा है, हाँ, और उसको आप रिलेट मत कर देना कहीं से भी। तो अगर हम बात करें इसके बारे में बात करें तो फिर से सुनना, मैं सारी चीजें फिर से समराइज कर रहा हूं। मैंने कहा था इन जनरल सारी की सारी जो क्वांटिटी हम चाहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को जनरलाइज करना, हम चाहते हैं, जैसे हमें याद है कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने जनरलाइज किया था, उसको बोला था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हर कोऑर्डिनेट के बारे में बता देगा, याद है, उसको हमें पोलर के बारे में बताएगा, पोलर स्पेरिकल पोलर के बारे में बताएगा, वो सिलेंड्रिकल के बारे में बताएगा, और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बताएगा। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो, एक ऐसा वेक्टर हो जो हर चीज के बारे में बता दिए, किसके बारे में बता दे, हर चीज के बारे में बता दे। यानी कि अगर हम बात करें वो स्केलर के बारे में बता दे, वेक्टर के बारे में बता दे, ठीक है, और आपका जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस दो डायरेक्शन उसके बारे में बता दे, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस तीन डायरेक्शन उसके बारे में बता दे। तो जब हम किसी स्पेस में एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर डिफाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं टेंसर। टेंसर आप ऐसा समझिए जनरलाइजेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का, किसके टर्म में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल सी बात हमें समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला कि इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी अब हमारी सारी सारी टेंसर है, उसमें जो जीरो रैंक की जो टेंसर क्वांटिटी होती है, अभी ये सारी बात हम मेंशन करते चले जाएंगे। जीरो रैंक की टेंसर क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर, फर्स्ट रैंक की जो टेंसर क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं, और उसके बाद सेकंड रैंक की जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड रैंक की टेंसर क्वांटिटी, इस तरीके से बढ़ते चली जाती है। ठीक, लेकिन जो स्केलर और वेक्टर हमने बेसिक लेवल पर पढ़े हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो भी टेंसर होते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, सब टेंसर है। बात समझ में आई, चलिए इसमें लिख दे रही है, इसमें डिस्कस करते हैं, लिखिए इट इज
जनरलाइजेशन ऑफ फिजिकल quantities in terms of magnitude and direction ठीक। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा all physical quantities are tensor all physical quantity are tensor scalar are tensor of जीरो रैंक। अभी सारी बातें मेंशन करेंगे, ठीक है। दूसरा, वेक्टर आर टेंसर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट रैंक रैंक क्या होती है? वो फैक्टर जिससे नंबर ऑफ कंपोनेंट के बारे में पता चलता है या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है वेक्टर के अंदर, ये पता चलता है, ठीक है। जैसे पता है कि स्केलर के अंदर एक ही इंफॉर्मेशन होती है, तो हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिएगा, और एक कंपोनेंट ऑब्टेन करने के लिए हमें जो स्पेस है, किसी भी स्पेस में, जब भी मैं किसी भी स्पेस में डिफाइन करूंगा स्केलर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेस की पावर 0 करना पड़ेगा। जैसे वन डायमेंशन में भी करूंगा तो वन डायमेंशन की पावर 0, तभी एक कंपोनेंट आएगा। टू डायमेंशन में भी करूंगा तो 2 की पावर 0 करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन में करूंगा तो 3 की पावर 0 करना पड़ेगा। 4 डायमेंशन में करूंगा तो 4 की पावर 0 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलेगा। वो फैक्टर जिससे मुझे आपके बाद जो हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं उसके कंपोनेंट के बारे में पता चलेगा, ठीक। चलिए, वो हमारा फैक्टर होगा रैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखिए, इसमें लिखते चले जाइएगा। तीसरा पॉइंट लिखना, स्केलर आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड स्केलर आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा, ओनली वन कंपोनेंट। वेक्टर आर क्लासिफाइड, या फिर आप स्पेसिफाइड भी बोल सकते हो, बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। ये समझ में आता है। मैंने कहने का मतलब है, वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है? स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर के अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अगर हम बात करें टेंसर क्या है? टेंसर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है प्लस क्या इंक्लूड कर देता हूं? मल्टीपल डायरेक्शन। जब डायरेक्शन कुछ नहीं होगी, मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि स्केलर की तरह काम करेगा। जब एक डायरेक्शन होगी तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास, उस समय वेक्टर भी बोल देंगे इसको, ठीक है। देखना पड़ा, एक वेक्टर एक ही डायरेक्शन होगी तो हम बोल देंगे वेक्टर बोल देंगे। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन है तो उस समय क्या बोल देंगे उसको हम? फिर उसके बाद टेंसर, इन जनरल टेंसर। फिर रैंक सेकंड होगी, फर्स्ट होगी, डिपेंड करेगा। जैसे वेक्टर आर क्लासिफाइड बाय दिया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनकी रैंक क्या होती है? इनकी रैंक होती है 1। रैंक कितनी होती है? 1। अभी आएगा फिर से, ठीक है। इनकी रैंक कितनी होती है? 0। इनकी रैंक कितनी होती है? रैंक होती है 0, ठीक। इधर रैंक 2 या 2 से क्या हो सकती है? ज्यादा, ठीक है। इधर इनकी जो रैंक आती है वो क्या आती है? 2 या 2 से ज्यादा, ठीक। अब एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है करके, ठीक है। या फिर इसमें लिख देना, इट मींस
इट मीन्स लिख देना टेंसर इज अ वेक्टर, tensor is a vector in multi dimensional space। इसका मतलब हमारे पास क्या है बताइए, टेंसर क्या है, एक आपके पास वेक्टर है मल्टी डायमेंशनल स्पेस में। सुनते जाना सारी बातों को, धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला सपोज के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन बना रखी, एक्स वाई जेड है, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, एक क्यूब बना दिया, ठीक है, ऐसे करके क्यूब बना रखा। जैसे अगर मैं इस क्यूब में अगर सपोज के लिए ऐसे करके फोर्स लगाऊं, एक्स एक्सिस का अलाउंग अगर फोर्स लगाऊं, तो ये जरूरी थोड़ी है एक्स में चेंजेस आएंगे, चेंजेस कहां आएंगे, वाई और जेड में भी आएंगे। जब क्वांटिटी में मल्टीपल डायरेक्शन में चेंजेस अराइज होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलने लग जाते हैं, टेंसर बोलने लग जाते हैं। और इन जनरल आपको पता है सब टेंसर है, उनकी रैंक डिसाइड होती है। बात समझ नहीं है? तो अगर हम बात करें इसमें इसमें इसी में लिख देना, इसी के पांचों पॉइंट के अंदर ये बात हो रही है, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ क्यूब along x axis, then changes produced along x, y, z एक्सिस, ठीक है, दैट इज। और इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, इस चेंज को हम वैसे बोलते हैं फिजिक्स में स्ट्रेन, दैट इज लिख देना आपके पास स्ट्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। और स्ट्रेन कैसा होता है, टेंसर होता है। स्ट्रेन कैसा होता है, टेंसर। जब मल्टीपल डायरेक्शन में चेंजेस अराइज होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, उसी को हम बोलने लग जाते हैं टेंसर, ठीक है। तो लास्ट लाइन इसमें लिख देना, इफ, नोट करके लिख देना, इफ चेंजेस अकर इन अ बॉडी in multiple direction, then the quantity is called tensor। अगर कोई क्वांटिटी जिसमें मल्टीपल डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस समय आपके पास क्या बोल दिया जाता है, जरा बोलो, इसको क्या बोल दिया जाता है, टेंसर बोल दिया जाता है, ठीक है। इफ चेंजेस अकर इन अ बॉडी, ठीक है, इन अ बॉडी इन मल्टीपल डायरेक्शन, देन आपके पास द क्वांटिटी आपके पास इट्स कॉल्ड, जैसे हम स्ट्रेन यहां अगर देखने की कोशिश करें, मल्टीपल डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा, तो इससे में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके पास क्या, टेंसर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसको थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं और ज्यादा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि टेंसर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक बात, बहुत ही बेसिक बात डिस्कस करता हूं। पहली बात, मैं अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसको फिर से समराइज कर देता हूं, बिल्कुल वैसे आपको बताऊं ना, उसी फॉर्मेट में। मैंने क्या बोला, इन जनरल सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी कैसे होते हैं, टेंसर होते हैं। उसमें स्केलर और वेक्टर जो होते हैं, स्केलर होते हैं जीरो रैंक की टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, और वेक्टर जो होते हैं फर्स्ट रैंक की टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। फिर बाकी सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से आते रहते हैं। जैसे सेकंड रैंक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वो अभी आ जाएगा, टेंसर उसको मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ये सारी बातें बताऊंगी, ठीक। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीपल डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, टेंसर बोलने लग जाते हैं खासकर, ठीक है। बाकी आपको पता है सब टेंसर है, ये भी बताया। और हम कर क्या रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। जब जनरलाइजेशन करा तो स्केलर को हमने बोला जीरो रैंक की टेंसर क्वांटिटी, और वेक्टर को बोला फर्स्ट रैंक की टेंसर क्वांटिटी, ठीक। अब जरा सुनिए कि वाई टेंसर करके, टेंसर ही क्यों, हम आपके पास टेंसर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है टेंसर, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पास सपोज किया एक एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए मैंने आपसे बोल दिया, तो आप बताओगे भी जो भी पार्टिकल की पोजीशन होगी वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी, क्या होगी, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी। तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन
पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा जरा बताओ, किसका फंक्शन होगा, आर क्या हो जाएगा जरा बोलो, एक्स वाई जेड का क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक, ये किसमें है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये क्या है जरा बोलो, इन 3 डायमेंशन स्पेस। ये कहां हम बात करें, ये हम बात करें 3 डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहे हैं। ठीक, अब अगर मैंने बोल दिया ये तो 3 डायमेंशन में था ना, अगर जैसे आपको 2 डायमेंशन होती तो तब आप क्या लिखते, 2 डायमेंशन होती तो क्या लिखते, एक्स और वाई लिखते, लिखते नहीं लिखते, वो आपको समझ में भी आता है, देखने में भी समझ में आता है। 3 डायमेंशन में कहा तो आपने 3 डायमेंशन में लिख दिया पार्टिकल की पोजीशन, और इसको लिखा कैसे जाता था, इसको लिखा जाता था एक्स आई कैप, कैसे लिखा जाता, वाई जे कैप, और क्या लिखा जाता, जेड के कैप, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके। ठीक, अब अगर मैं कह दूं एक पार्टिकल जैसे 2 डायमेंशन में होता तो आप क्या लिखते, जैसे इसी को अगर इफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, तब आप क्या लिखते, 2 डायमेंशन में होता कोई भी इनमें से 2 होते, होते नहीं होते, तब आप क्या लिखते, जैसे एक्स और वाई में होता तो क्या लिखते, एक्स आई कैप लिखते, वाई जे कैप लिखते, तो उस समय आर एज अ फंक्शन ऑफ क्या लिख देते, जरा बोलो, आर क्या लिखते, एक्स कॉमा वाई, ये लिख देते। पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो एक्स वाई का फंक्शन होती है। 3 डायमेंशन में क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं, सिमिलरली अगर आपसे बोल दूं, ध्यान से समझिएगा, सिमिलरली इफ अ पार्टिकल ठीक है एग्जिस्ट इन 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 4th डायमेंशन, देन मुझे बता सकते हो उस पार्टिकल की पोजीशन में आपके पास पोजीशन क्या आएगा, जो पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड लिखा, 2 डायमेंशन में एक्स वाई लिखा, 2 डायमेंशन और भी लिख सकते हो, वाई जेड भी लिख सकते हो, जेड एक्स भी लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोल दूं सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल कहां एग्जिस्ट कर रहा है बताइए, 4th डायमेंशन में, अगर 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा, अभी हमने 3 डायमेंशन आपने रिप्रेजेंट कर रखी है, अब 4th डायमेंशन में अगर एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात आप क्या लिखोगे, आप बताइए, लिख सकते हो डायरेक्टली। तो नॉर्मल सी बात है, हमें क्या करने पड़ेंगे, ये जो वेरिएबल इनको हमने क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल को इंक्रीज कैसे करते हैं, अगर मैं बोलूं 4th डायमेंशन में है तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जैसे 3 डायमेंशन कितने कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट है। दूसरा अगर हम बात करें 2 डायमेंशन हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास 1 डायमेंशन में हमारा नॉर्मल सी बात कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। नहीं, फिर तो डायमेंशन कहां ही टाइम, तो ये तो टाइम आ गया, एक्स वाई जेड इंटू टी, ये तो टाइम आ गया। डायमेंशन कहां है, डायमेंशन, डायमेंशन ये एक्स वाई जेड की डायमेंशन तो आपके पास लेंथ की है, वो टाइम की डायमेंशन तो अलग हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आप लिख सही रहो लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं, आईसीटी लिखते हैं, वो 4th डायमेंशन मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपने देखा होगा, वो था आईसीटी। टाइम 4th डायमेंशन नहीं है, आईसीटी पूरा टर्म आपके पास 4th डायमेंशन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, आईसीटी करके पूरा देखा होगा आपने, इसकी तो डायमेंशन जो आपने लिखा वो तो डायमेंशन करेक्ट नहीं होगी उसकी। देखिए, तो ऐसे अगर मान लो मैं कहता हूं सपोज के लिए कोई पार्टिकल 5th डायमेंशन, तब क्या लिखोगे आप, चलो 4 डायमेंशन तो आप लिख लोगे, चलो ठीक है, आईसीटी, हाँ वही, चलो 4 डायमेंशन आपने लिख दिया, चलो एक्स वाई जेड आईसीटी लिख दिया, अब बताओ 5वें डायमेंशन में क्या लिखोगे, 6th डायमेंशन में कोई पार्टिकल तब क्या लिखोगे, 7th डायमेंशन में तब क्या लिखोगे। तो इन जनरल हम लिखते क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल 4th डायमेंशन में, तो हम क्या लिख देते हैं, इसकी पार्टिकल की पोजीशन को लिखने के लिए क्या लिख देते हैं, आर वेक्टर क्या लिख देते हैं, x1, या फिर आपके पास x1 x2 x3 x4 ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x1 x2 x3 x4 ऐसे करके, 5 होंगे तो x5 लिख देंगे, 6 होंगे तो x6 लिख देंगे। समझ रहे बात, यहां पर ये समझ लें कि ये x का मतलब x1 का मतलब ये 1 डायमेंशन से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है आपके पास, ये इसकी पावर 4 हो रहा है, ये नहीं है, ये पर्टिकुलर ये ध्यान रखिए, एक्स से रिलेटेड है, वाई से रिलेटेड, जेड से रिलेटेड है, ये उसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। समझ में आई नहीं आई बात, तो ये हर टर्म जो है एक नई डायमेंशन का रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं कह दूं एक पार्टिकल समझ के आप 5th डायमेंशन में, तो 5th डायमेंशन में क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर मैंने बोला ये 5th डायमेंशन अगर कोई पार्टिकल है, तो इसके पार्टिकल की पोजीशन को लिखने के लिए क्या करेंगे, x1
देखो ये आप x1 x2 ऊपर, ये ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, जहां लिखना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये लिखने के बेसिस को हम बोलते हैं आपके पास क्या, इंडेक्स बोलते हैं, जो हम कहां लिख रहे हैं 1 2 3 कहां लिख रहे हैं करके। जैसे x1 में लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, x4 लिखा, x5 लिखा, ऐसे करके कितने भी लिख सकते हैं अप टू सो ऑन आपके पास। ये अगर कोई फिफ्थ डायमेंशन में, तो इफ पार्टिकल इन फिफ्थ डायमेंशन, इसी तरीके से एन डायमेंशन में होगा तो कोई पार्टिकल, तो उसके लिए भी तो हमें लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली ये तो हमारे पास समझ में आता पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर है, समझ में आई नहीं है ये बात। वैसे ये भी पोजीशन वेक्टर ही है, ये भी पोजीशन वेक्टर ही है, लेकिन कहां है, फिफ्थ डायमेंशन स्पेस में। ये भी पोजीशन वेक्टर ही है, ये कहां है, फोर्थ डायमेंशन में। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा जरा बोलो। अगर मैं सिमिलरली इन एन डायमेंशन, एन डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई पार्टिकल होगा, एन डायमेंशन स्पेस में अगर कोई पार्टिकल होगा, देन उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से। कैसा आएगा, x1 कहीं भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 x4 अप टू सोन कितना आ जाएगा, xn आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, r इज अ फंक्शन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा जरा बोलो, x1 x2 x3 x4 आपके पास xn, ठीक। या फिर आप इसको r एज अ फंक्शन ऑफ r ऐसा भी लिख सकते हो, x1 x2 x3 x4 आपको कितना आ जाएगा आपके पास, xn। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, r एज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन x n, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक। ये जो आपने एन डायमेंशनल स्पेस में ये जो वेक्टर आपने डिफाइन करा है, इसी के वेक्टर को बोला जाता है टेंसर बोला जाता है। समझ में नहीं आई बात। ये जो एन डायमेंशनल स्पेस में जो आपने वेक्टर डिफाइन करा है, इसी को क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूं करके। ये जो आपके पास ये जो वेक्टर आपके पास है, दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। अ वेक्टर विच इज इन एन डायमेंशनल स्पेस, एक ऐसा वेक्टर जो एन डायमेंशनल स्पेस में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। मतलब इसमें लिख भी सकते हो, अ वेक्टर विच इज इन एन डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर जो अपने उसमें एन कोऑर्डिनेट यानी कि एन डायमेंशन को इंक्लूड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें 3 डायमेंशन समझ में आती है, 4 डायमेंशन हमें समझ में आपके पास नहीं आती, हम उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। जैसे 3 डायमेंशन को देख लेते हैं, वैसे हमारे पास फोर्थ फिफ्थ देखिए होंगी तो सही ना यार, डायमेंशन तो होंगी। तो डायमेंशन अगर एन डायमेंशन अगर स्पेस है, तो किसी एन डायमेंशनल स्पेस में जो वेक्टर आप डिफाइन करते हो, जो भी वेक्टर आप डिफाइन करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, ठीक। अब इन जनरल ये लिख कैसे दिया जाता है, अब ये x1 x2 x3 बार बार नहीं लिखेंगे बोला जाता है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसको लिखा जाता है r एज अ फंक्शन ऑफ x की पावर आपके पास क्या लिख दिया जाता है, i लिख दिया जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाता है। बोला जाता है कि आपके पास आप अगर x की पावर अगर i लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये कि सारे कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो गए, i की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक जारी करके। ये जो आपने आई लिखा है ना आपके पास, ये जो आप इसको भी लिख सकते हो, आर एज अ फंक्शन ऑफ आर, एक्स की बार लोअर टर्म में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऊपर आई लिखते हो तो इसको बोला जाता है आपके पास क्या, सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। जब नीचे आई लिखते हो तो उसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक। कंबाइंडली अगर बोलो तो उसको बोला जाता है सफिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपके पास ये जो आई हम लिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स बोलो, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बोलो, ठीक है। ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे है तो आपका इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और आर एज अ फंक्शन ऑफ आर, अगर मैं एक्स ऑफ आई लिखा हूं, तो इसको ये इंडेक्स अगर नीचे लिखा है, इनको बोलते हैं इंडेक्स, की ध्यान में रखिएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं।
और अगर इंडेक्स अगर नीचे लिखा गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो जरूरत क्या है, फिर वही बात आई, टेंसर की जरूरत क्या है? तो किसी एन डायमेंशनल स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन, किसी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए, किसी पार्टिकल को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उससे हमें एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। उसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं। अ वेक्टर विच इज इन एन डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड टेंसर। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। चलिए यहां तक नोट करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि उस वेक्टर के बाद कंपोनेंट कितने होंगे। ठीक है, जैसा आपको पता है ये एन डायमेंशनल स्पेस में इसमें कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4 ऐसे करके एन कंपोनेंट है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे करके, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं करके फिर आगे बात करते हैं। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, 3 डायमेंशन में हम पार्टिकल की क्वेश्चन बता सकते हैं, 4th डायमेंशन बताने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है? जनरलाइजेशन करना पड़ता है। और ये जो जनरलाइज फॉर्म हम लिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर। चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें लिखिएगा पॉइंट आपके पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट करके हेडिंग लिखिएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट। इनका मतलब भी समझिए और आपके पास इसको लिखिए भी। ठीक, पहली बात आपको वेक्टर का, टेंसर का मतलब समझ में आना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर जो एन डायमेंशनल स्पेस में होता है, एन डायमेंशनल स्पेस कैसा क्या सब आपको समझ में आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं टेंसर। ठीक, टेंसर जो हमारे पास स्केलर और वेक्टर हमने जो बेसिक लेवल में पढ़े हैं वो भी हमारे टेंसर ही हैं, उनकी रैंक आती है, अब उनके ऊपर डिस्कशन वाली बात आ गई है। ठीक, नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर मैं बात करूं, इफ अ वेक्टर इज इन n dimensional space, m dimensional space with rank r, then number of component, नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं इसके पास, अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेस की पावर रैंक, आप ऐसा बोल सकते हो, स्पेस की पावर क्या? रैंक। या फिर आप एन की पावर आर बोल सकते हो, एन की पावर क्या बोल सकते हो? आर। ये होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला। अब समझते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को क्या है करके। स्केलर क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, स्केलर क्वांटिटी के बाद सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट। और उस वन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, इस वन कंपोनेंट का, ये वन कंपोनेंट क्या होता है, जरा बोलो? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, तो मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए, चाहे मैं किसी भी स्पेस में है, तो मैग्नीट्यूड, अगर मास है तो उसका नॉर्मल मैग्नीट्यूड होगा ना, उसका डायरेक्शन थोड़ी है। तो आप चाहे किसी भी स्पेस में हो तो नॉर्मल चाहिए आपको, ये कंपोनेंट कितना चाहिए? वन ही चाहिए। तो वन चाहिए तो नॉर्मल चाहिए रैंक को कितना होना पड़ेगा उसके लिए? 0। सो ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं करके? ये रैंक कहां से बात आ रही है, ये बात समझ में आ रही है? रैंक कितना होना पड़ेगा? 0। तब जाके आप अगर यहां वैल्यूज अगर रखोगे, रैंक अगर 0 होगी तो तभी जाके हमारे पास क्या मिल पाएगा, जरा बोलो? सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिल पाएगा। देन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे, जरा बोलो? नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ कंपोनेंट आएगा हमारे पास कितना? फिर 1। और वही हमारा 1 क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ये बात समझ यार, क्योंकि इसकी पावर 0 हो जाएगा, इसकी पावर 0 यानी कि किसी भी स्पेस में हम डिफाइन करें तो 1 आएगा। ये बात समझ आ रही है? हम क्यों कह रहे हैं आपके पास स्केलर को 0 रैंक का टेंसर? बताइए तो। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज होती मैग्नीट्यूड, और वो तभी आ सकता है जब रैंक को कितना करा जाएगा? 0। जब रैंक को कितना करा जाएगा? 0। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। दूसरा अगर हम बात करें पॉइंट किसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है करके, वेक्टर क्वांटिटी अगर हम समझने की अगर कोशिश करें तो इन जनरल अगर आप समझना है, अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर अगर डिफाइन करूं, अब स्पेस ही बताऊं चाहिए आपको, डिपेंड करेगा आप वेक्टर क्वांटिटी भी कहां डिफाइन कर रहे हो करके।
जैसे मैं एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर मैं बात करूं, इन 3 डायमेंशनल स्पेस की हम उसी को देखते हैं डेली लाइफ में, उसी को देखते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि n की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 3 कर दी। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर के बाद कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। तो मैं अगर 3 पता ना 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर मैं बना दूं एक, अगर इस तरीके से बना दूं, x ये है, y ये है, z ये है, ये हमारा पोजिशनल वेक्टर है, तो इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, x y z तीनों तो कंपोनेंट होते हैं। अब वो 3 कैसे, अब ये n की वैल्यू हमें, ये तो 3 हो गई, 3 डायमेंशन में तो n की वैल्यू तो फिक्स है 3, तो रैंक को कितना करना पड़ेगा, r की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 1 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, बताइए। r कितना होना चाहिए, 1, तब जाके हमारे पास कितने कंपोनेंट आएंगे, 3। r को कितना होना पड़ेगा, इसके रैंक कितनी होनी पड़ेगी, जरा बताइए, 1, तब जाके नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे 3 की पावर 1 इक्वल टू आपके पास 3। और 3 कौन कौन से कंपोनेंट ऑलरेडी आप जानते भी हो, x y और z जो हमने लिखे थे। ये समझ में आया कि हम अभी तक क्यों बोले थे वेक्टर आपके पास क्या है करके, हम ऐसा क्यों बोल रहे थे कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी जो रैंक होती है कितनी होती है, 1 होती है करके, कितनी होती है रैंक, 1। तो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास ऐसी टेंसर क्वांटिटीज होती हैं जिनकी रैंक कितनी आती है, जरा बोलो, 1। ये समझ में आना चाहिए, ठीक। जब 1 करोगे तभी आपके पास मिलेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट। चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरा, टेंसर, टेंसर विद रैंक 2, टेंसर विद रैंक आपके पास क्या, जरा बोलो, रैंक 2। टेंसर क्वांटिटी विद रैंक अगर हम बात करें, विद रैंक लिख देना आपके पास क्या, 2, ठीक है, आपने लिख ही दिया। अगर हम बात करें जैसे इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल है हमारे पास एम आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझेंगे अभी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेस, दूसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है, रीच कर देता हूं, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया है, ठीक है, और कोलिजिबिलिटी हो गया है, एटॉमिक में आपने पढ़ा होगा कोलिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या होते हैं, टेंसर विद रैंक 2, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी वो है, ठीक। जैसे मैं एम आई बोल दिया, एम आई अगर हम बात करें किसी भी एक चीज को समझ लेते हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर बात करें कितने होंगे करके, सो नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, एन की पावर कितने हो जाएंगे, 2। मैंने बोला ना स्पेस अगर आप एन डायमेंशनल स्पेस में तो आपके पास कितना हो जाएगा, एन की पावर 2, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एग्जांपल के लिए समझते हैं, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, स्पेस, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल स्पेस अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर क्या करना पड़ेगा, 2, विच इज आपके पास क्या, जरा बोलो, 9। कितने कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास, 9, ठीक है, ऐसे। अब वो 9 एम आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अगर रिप्रेजेंट करें, 9 कंपोनेंट कैसे लिख जाएंगे, सुनना, या फिर इसमें लिख देना, हाँ चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। इन 9 कंपोनेंट को कैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, याद है वो उसमें उसमें लिखा था आपने, वो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमने जब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन देखे थे आपके पास इक्वेशन के, तो उस समय हमने एक वेक्टर बनाया था, वो जो एक x1 x2 करके हमने एक वेक्टर लिखा था, जो वेक्टर वो तो वही तो है एन डायमेंशनल वेक्टर, वही क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो एम आई को अगर मैं बोल दूं, एम आई रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने बोल दिया एक 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास सेकंड रैंक का टेंसर क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं,
एमआई के लिए हम इनको खासकर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स में। और ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी भी होंगी क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स में से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता हमारे पास पहला कंपोनेंट था आई एक्स एक्स, दूसरा होता आई एक्स वाई, तीसरा होता आई एक्स जेड, दूसरा होता आई वाई एक्स, फिर क्या होता आई वाई वाई, फिर होता आई वाई जेड, तीसरा होता आई आपके पास जेड एक्स, फिर होता आई जेड वाई, फिर होता आई जेड जेड। ये होते हैं उसके आपके पास टोटल आपके पास कितने कंपोनेंट जरा बताइए। ये टोटल हमारे पास होते हैं 9 कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ आपके पास क्या जरा बोलिए, मैट्रिक्स। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने इस टाइप की सेकंड रैंक की टेंसर क्वांटिटी वाली ये प्रॉब्लम आपने करी भी होंगी, ठीक है। वीडियो पॉज हो जा रहा है, होना तो नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी चल रहा है, अभी भी पॉज हो रहा है क्या। हो सकता है आपके एंड में प्रॉब्लम आ रही हो, सबके उसमें हो रहा है क्या ऐसा ही। क्या सभी की वीडियो पॉज हो जा रही है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, वो तो कभी कभी होगा ही, खैर अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये समझ में आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कहा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड रैंक की टेंसर क्वांटिटी है। और अगर मैं थ्री डायमेंशन स्पेस में अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं, थ्री डायमेंशन स्पेस में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो कितने कंपोनेंट आएंगे, 9। उन 9 कंपोनेंट को किसमें सॉल्व किया जाता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। ये 9 कंपोनेंट है उसके, किसके, एमआई के। ये क्या है, उसके 9 कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है चीजों को, ये समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं आगे, चलिए। तो किसी भी एन डायमेंशनल स्पेस में जब भी आप एक वेक्टर प्लॉट करते हो, आपको क्यों प्लॉट करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको थ्री डायमेंशन तक समझ में आता है, फोर डायमेंशन में आपको एक जनरलाइज वेक्टर चाहिएगा। उस जनरलाइज वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक एक करके पॉइंट लिखिएगा आपके पास, ठीक है। इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू टेंसर लिखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म यूज आएंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टेंसर, ठीक है। जहां पर प्रॉब्लम आएगी तुरंत पूछिएगा, ठीक है। पहला अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, क्या है करके। तो जैसे हमने कहा, सपोज के लिए एक आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, ठीक है। एक टर्म लिखा है, और इस टर्म के, ठीक है, मैं थोड़ा नोटेशन बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। मैंने सपोज के लिए यहां लिख दिया आपके पास आई, ठीक है। यहां हमने क्या लिख दिया, आई, ठीक है। और यहां हमने आपके पास सपोज के लिए जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, आई के जे एल लिख दिया मैंने ऐसे करके। जो यहां जो ऊपर लिखा जाता है ना, ऊपर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं आपके पास क्या, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और जो ये नीचे लिखा जाता है ना, इसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है, सब स्क्रिप्ट, ठीक। और कभी कभी कंबाइनली दोनों को एक साथ बोलने के लिए सफिक्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, सफिक्स भी बोल दिया जाता है। कंबाइनली अगर बोलना हो तो हमें, अगर नॉर्मल सी बात है, इनको इन जनरल क्या बोल दिया जाता है, सफिक्स भी बोल दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक।
ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसमें आपके पास इंपोर्टेंट आपके पास एक ये पहला पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, ये समझ में आना चाहिए। ऊपर जो लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, नीचे जो लिखा था उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। बेसिक से सारी बातें कर रहे हैं, और कंबाइंडली बोलना हो तो क्या बोल देते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ठीक, चलिए इन जनरल अगर बोलना होता तो सफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे उसमें नहीं करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग पार्टिकल है, कंबाइंडली अगर बोल देना होता है तो हम न्यूक्लियन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। जैसे क्लास में सब बच्चों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन जनरल वो हम बोल देते, बच्चों बोल देते, स्टूडेंट बोल देते हैं, तो वैसे सेम काम है। ठीक है, इन जनरल बोलना होता है तो दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, सफिक्स। चलिए, तो नॉर्मल सी बात है, अब हम नेक्स्ट आपके पास इसमें पॉइंट, आपके पास पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज आपके पास इसमें क्या आते हैं ना, इसमें आइंस्टीन साहब आते हैं, और आइंस्टीन साहब कहते हैं कि जो आप बड़ी बड़ी सीरीज लिख रहे हो आपके पास, जैसे हमने लिखा था x1 x2 x3 अप टू सोन पार्टिकल की, पार्टिकल एन डायमेंशन में, तो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़ा पोजीशन वेक्टर बनाया था। तो आइंस्टीन साहब कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो, जो बहुत बड़ी सीरीजें आ रही हैं, जो बहुत बड़े पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म में लिखो। कैसे लिखो, शॉर्ट टर्म में, और बिना आपके पास समेशन वगैरह साइन लगाए हुए, और उन्हीं रूल्स को क्या बोल दिया गया, आइंस्टीन समेशन रूल बोल दिया गया। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, इसमें नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या आता है, आइंस्टीन समेशन रूल। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आइंस्टाइन आइंस्टाइन समेशन रूल। ठीक, आइंस्टीन साहब ने क्या बोला, जैसे सपोज के लिए मैंने आपके पास एक सीरीज मान ली, लेट अस कंसिडर अ सीरीज। हमने एक सीरीज बोल दी, जैसे मैंने बोल दिया a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 अप टू सोन, ऐसे करके एक सीरीज में आप बोल दी an x की पावर n, ऐसे एक सीरीज बोल दी। इन जनरल आप अगर इसका सम लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे इन जनरल अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, जैसे हम बेसिक में चीजों में हमने पढ़ा है, अगर मुझे इस पूरे को एक साथ लिखना है तो समेशन लगाना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू कहां से जा रहा है, 1 से n, और आपके पास यहां पर क्या है, 1, यहां पर भी 1 है, तो इसको मैं क्या लिखता था, ए आई क्या लिख देता था, एक्स आई लिख देता था। लिखता था नहीं लिखता था, ऐसे तो लिखते थे। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि आप ये ठीक है, ये बहुत बड़ा टर्म लिखने से क्यों ना हम इस पूरे को इतने शॉर्ट में लिखें, और इतने शॉर्ट में भी इसको भी हम क्या कर दें, हटा दें, इस टर्म को भी क्या कर दें, हटा दो, इस टर्म को भी हटा दो। क्यों हटा दो, और इतने टर्म का ही मतलब समझो कि आपके पास क्या है, समेशन है करके। अगर कोई भी सफिक्स अगर रिपीटेड बार, अगर 2 बार अगर आ रहे हैं, इसी का मतलब समझिए आपके पास की सीरीज आपके पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है विद इन गिवन रेंज में, जितनी भी जो भी आपने रेंज डिफाइन कर रखी है, और रेंज अगर गिवन नहीं है तो आप एन मान के चलिए। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, आइंस्टाइन ने क्या कहा, ये जो आप ऐड कर रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, ये समेशन है, समेशन वगैरह से बढ़ाओ, ये सिग्मा वगैरह का, ये जो साइन आपके पास दिख रहा है ना, सिग्मा का साइन जो दिख रहा है, ये सिग्मा का जो साइन है, इस सिग्मा के साइन को क्या करो, सिग्मा साइन को क्या कर दो, हटा दो, सिग्मा साइन को हटा दो, हटा दो। और कैसे लिख दो, इस पूरे को कैसे लिख दो, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू सोन आपके पास क्या, an xn को सिंपली कैसे लिख दो, ai x की पावर i लिख दो, बस खत्म। ये है कहना आइंस्टीन साहब का, ये कहना है, समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं। आइंस्टीन साहब का बड़ा सिंपल सा कहना है कि सिग्मा साइन को हटाओ और सिंपल सा सीरीज को डायरेक्टली लिख दो नोटेशन के फॉर्म में, आई के, और जैसे ये तुम्हें पता, अगर दो ये आई आपके पास 2 ये 3 आपके पास आ रहे हैं, तो इनको आपके पास इंडेक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, आई और आपके पास आई के फॉर्म में, खत्म। और पूरे समेशन वगैरह का सबको क्या कर दो, हटा दो। ये लिखने के तरीके हैं, ये उन्होंने बना रखा अपना, ठीक है, ऐसे चलेंगे करके। ये मैथ्स है जो आपको, ये जो जीटीआर में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। ये रूल बना रखे कि आप ऐसा, ये ऊपर लिखा भी मैंने रूल है करके, इनको ऐसे लिखो करके, कोई इनके पीछे ऐसा नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली आपका इस पूरे सीरीज को, आपके पास इस पूरे सीरीज का मतलब ही ये समझिए आप। और यहाँ के आई की वैल्यू 1 2 3 4 आपको अगर कुछ नहीं दिया है, आई क्या पहली बात, यहाँ इंडेक्स है, पता ना, आई इंडेक्स है, और आई की वैल्यू आपके पास कहां से जा रही है, आपके पास अगर कुछ ना भी दे, एन तक कंसिडर करिए, आई को आपके पास कहां तक, 1 से अभी तक हमने कहां तक लिया, एन तक लिया, कहां तक लिया है, एन तक।
ये डिपेंड करेगा यहाँ पर 0 है आपके पास, ये आपके पास 1 से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो जहां से आपकी इच्छा हो। ठीक है, अगर मैं 0 लिखा होता 0 लिखता, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 लिख दिया मैंने। क्या ये बात समझ में आई? सिग्मा साइन को हटा दो और डायरेक्टली आपके पास सीरीज को इस तरीके से लिख डालो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन समेशन रूल। लिख देना आपके पास यूजिंग आफ्टर, इसमें लिख देना आफ्टर यूजिंग आइंस्टाइन आइंस्टाइन समेशन रूल above series can be written as, ऐसे लिख दी जाएगी। ठीक है, चले चलो फिर हटा देते हैं इसको, सिग्मा साइन को हटा दो और सिंपली आपके पास इंडेक्स के फॉर्म में आपके पास लिख दो, और उसी का मतलब क्या होगा? समेशन होगा। ठीक, जैसे एक और बात बता देते हैं आपको, जैसे कहीं पर मान लो आपके पास ये लिखा है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस अप टू सोन आपके पास an bn। ठीक, लिखने को कैसा लिखा जाएगा इसको? लिखने को मैं आपको खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। लिखने को कैसे लिखा जाएगा इसको? समीशन ऑफ क्या लिखा जाएगा? an क्या लिखा जाएगा? ai क्या लिखा जाएगा जरा बोलो? ai bi लिखा जाएगा। i की वैल्यू आपको 1 से कहां तक? n तक। कहां से? 1 से n तक। ठीक, तो लेकिन आपके पास बाय, अगर बाय आइंस्टीन, आइंस्टीन क्या था? आइंस्टाइन समेशन रूल क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखा जाएगा बोलो? इसको लिखने का तरीका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस समीशन हटा देंगे अब नॉर्मल सी बात है। a1 a2 b2 a3 b3 प्लस आपके पास अप टू सोन आपके पास an bn। इसको सिंपली कैसे लिखा जाएगा? ai आपके पास bi, खत्म, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एग्जांपल मैं आपसे 2 पूछ रहा हूं, एग्जांपल हमारा 1 था। ठीक, हमने आपके पास इस तरीके से लिख दिया आपके पास, कैसे? एक सीरीज लिखी हमने कैसे? a1 के b1 प्लस a2 के b2 प्लस a3 के b3 अप टू सोन लिख दिया an के bn। इसको कैसे लिखा जाएगा बताओ तो फिर? पहले लिखने को कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ क्या लिख देंगे? ए आई के बी आई लिखेंगे, लिखेंगे। बाद में आपके पास इस समेशन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। बाय यूजिंग अगर हम बात करेंगे, बाय यूजिंग आइंस्टाइन समेशन रूल ESR। ठीक है, क्या हो जाएगा? a1 के b1 प्लस ये लिखने के सारे तरीके हैं जो आपको सीखने हैं खाली। ठीक है, a के प्लस b3 प्लस अप टू सोन कितना आ जाएगा? an के bn। कैसे लिखा जाएगा इसको? लिखा जाएगा ai के bi। इसका मतलब ये होगा, ये सीरीज, कहने का मतलब ये है, कहने बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए, कहने का मतलब अगर कहीं पर अगर हमारे पास सफिक्स अगर कहीं पर अगर आ रहा है, ठीक है, लोअर में भी अपर में भी आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बाई बिना सिग्मा साइन को हटा करके डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जे जो भी हमने वेरिएबल यूज करेंगे उसके फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे वन ये आई के b1 फिर a2 के b2 आया, तो हमने पता चल गया कि ये जो है आगे बदल रहा है और k क्या है? फिक्स है, तो उसको लिख दिया मैंने a आई की पावर k b आई लिख दिया, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आपके पास लिखिए तीसरा पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारे पास सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, दूसरा था आइंस्टीन समेशन रूल, तीसरा पॉइंट लिखिए डमी इंडेक्स। ठीक है, डमी इंडेक्स।
नेक्स्ट लिखिए डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स क्या होता है? किसी भी सीरीज में जो रिपीटेड इंडेक्स आता है उसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। किसी भी आपके पास समेशन में, जो भी समेशन का आपके पास सीरीज है, उसमें जो रिपीटेड इंडेक्स आता है उसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपके पास क्या लिख दें, पहले इसमें लिख देना एनी एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स विच इज repeated, which is repeated is called dummy index, dummy index। ठीक, एनी इंडेक्स विच इज रिपीटेड लिखना आपके पास, इस कॉल्ड आपके पास क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, मतलब किसी भी गिवन टर्म में आपको जो गिवन टर्म होगा, जो भी उसमें रिपीटेड आपके पास इंडेक्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमने बोल दिया ए आई एक्स की पावर आई, ए आई एक्स की पावर आई। हेयर अगर हम बात करें, हेयर आपके पास आई जो है, आई इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? डमी इंडेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स। क्यों? क्योंकि रिपीटेड इंडेक्स है। अब डमी इंडेक्स क्यों बोलते हैं, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। डमी का मतलब क्या है करके। डमी मतलब आप इस इंडेक्स को किसी से भी रिप्लेस मार सकते हो ना। डमी मतलब तो होता है ये उसका अल्टरनेटिव है करके वाली बात है नहीं है? मतलब आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो। डमी वाला, डमी का मतलब तो यही होता है। अब सुना, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डमी का मतलब क्या है? जैसे भाई अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर बोले कि इसको कैसा क्यों बोले, रिपीटेड इंडेक्स को, जो रिपीटेड इंडेक्स होती है उनको डमी इंडेक्स क्यों बोला जाता है, क्यों बोलते हैं? अगर मैं इसका मतलब अगर देखूं, ए आई एक्स की बार अगर आई देखूं, तो इसका मतलब होता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अब टू सोन हमारे पास क्या आएगा? an x की पावर n आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब तो यही आएगा। अब लेट हमने इसमें क्या कर दिया, एक और कंसिडर करा, ए जे और एक्स की पावर जे कंसिडर करा। जहां आपके पास आई कहां से तक जा रहा है, यहां आई कहां से कहां तक जा रहा है? 1 to n। यहां आई कहां से जा रहा है? 1 to n। ठीक है, कौन? आई। साइड में मैंने लिखा आई कहां से कहां तक जा रहा करके। अब इसमें भी मैंने आपके, इसमें भी ओपन करा, इसमें भी सपोज किया जे कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से n। A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस अप टू सोन, इसको मैंने लिख दिया an x की पावर n। और मैंने बोल दिया जे भी कहां से तक जा रहा है? 1 से कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। ठीक, any index which is repeated in, लिखना which is repeated in given term लिख देना, given term पूरा लिख देना। इस कॉल्ड आपके पास क्या, पूरा लिखा नहीं गया, डायरेक्टली लिख दिया। इस कॉल्ड क्या? डमी इंडेक्स। ठीक है, अब जरा सुनना। अच्छा एक बात बताओ तो, ये दोनों सेम नहीं हो गए? इसके ये वाले पार्ट सेम नहीं हो गए? अगर आप समझ पा रहे हैं, इनके आरएचएस पार्ट सेम है। अगर मैं इनकी रेंज अगर सेम डिफाइन करूं, तो रेंज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी है, आई और जे की रेंज सेम होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें, हमें ये समझ में आ गया, ए आई एक्स आई और आपके पास ए जे एक्स जे लिखूं, बात एक ही है। मतलब आई की जगह जे रख दूं या जे की जगह आई रख दूं, बात एक ही तो है नहीं है? अगर आपके पास अगर कोई अगर टर्म अगर आपके पास सेम रेंज में अगर डिफाइन हो रहा है, सेम रेंज में अगर डिफाइन हो रहा है, तब आई की जगह हमें ये जो डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स की जगह आप आई की जगह, और ऐसा करना भी पड़ेगा ना आगे जाके। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डमी इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जे के एल एम एन कुछ भी रख सकते हो। यहां एम रखो, यहां एम रखो, पूरा सीरीज को ओपन कर दो ना। तो डमी इंडेक्स क्या होती है? डमी इंडेक्स वो इंडेक्स होती है जिसकी जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर से मैं इसका शॉर्टकट में लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है करके, मतलब क्या है करके इसका, ऐसी इंडेक्स जिसकी जगह पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी नया इंडेक्स यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें, ऐसी इंडेक्स लिख देंगे, ऐसी इंडेक्स जिसकी जगह पे कोई भी नई, कोई भी नई लिखा है, नई नहीं लिखा है, कोई भी नई इंडेक्स, कोई भी न्यू लिख देता हूं, आप नहीं लिख दोगे नहीं तो न्यू, कोई भी न्यू इंडेक्स यूज की जा, ऐसी इंडेक्स जिसकी जगह पे कोई भी नई इंडेक्स यूज की जा सके, उसे डमी इंडेक्स
बोला जाएगा। ठीक है, पहली बात, डमी इंडेक्स क्या होती है? कोई भी किसी भी टर्म में, किसी भी गिवन टर्म में जो भी रिपीटेड इंडेक्स होती है उसको हम बोलते हैं डमी इंडेक्स। समझ में आ गई बात? डमी इंडेक्स को हम किसी भी नई इंडेक्स से रिप्लेस मार सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हमने करा ना, हमने इसको क्या करा, आई को जे जे से रिप्लेस मारा और ओपन करा सेम रेंज में, तो ये दोनों सेम ही तो आ गए। तो इसका मतलब हम आई को किससे रिप्लेस मार सकते हैं? जे से रिप्लेस मार सकते हैं। इट मीन्स आपके पास क्या, इट मीन्स आई इज रिप्लेस्ड बाई जे। ये देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरा टेंशन आपको समझ में आए। ठीक है, ये नया होता है क्योंकि इसका जो पोर्शन है बहुत ज्यादा हमारे चैप्टर में इंक्लूड नहीं होता है, मतलब नॉर्मल जीटीआर में यूज होता है, एसटीआर में यूज होता है, और किसी चैप्टर में लाई करता नहीं है। ठीक है, खासकर। हाँ, लेकिन जब आपने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते वक्त आपने ये जब फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, उस समय आपने यूज करी होगी। क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है ना, वैसे वैसे हम आपके पास चीजों को आपको जनरलाइजेशन करने लग जाते हैं। किसी ने पढ़ी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का आपके पास क्वांटम फील्ड फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी, क्वांटम फील्ड थ्योरी जिसने पढ़ी होगी उसने यूज करा होगा पूरी की पूरी टेंसर, क्योंकि वो पूरी टेंसर में चलती होगी। वो भी किसमें चलती है? पूरी की पूरी टेंसर में चलती है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं इसमें, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और हर बात को जो आपके सिलेबस में मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें सुनना आगे अगला केस। ठीक है, बात समझ आई? ये लिख लेना, डमी इंडेक्स को किसी भी नई इंडेक्स से रिप्लेस मारा जा सकता है, लेकिन जो नई इंडेक्स से रिप्लेस मारा जाएगा उस इंडेक्स का रेंज भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, रेंज अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि आई का रेंज अगर 1 से n जा रहा है तो जे का रेंज भी 1 से n जा रहा है। ठीक है, इस बात को मेंशन कर दीजिएगा, है ना? एमएससी में ही है, एमएससी में ही है, क्वांटम फील्ड थ्योरी आती है। वही मैं कह रहा हूं ना, किसी यूनिवर्सिटी में होगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, तो जिसकी यूनिवर्सिटी में होगा उसने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो देखिए, इसी में एक और बात हम डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड आपके पास क्या, नेक्स्ट। अच्छा, पहले आपको एक एग्जांपल पूछते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, हमने एक आपके पास लिखा आई जे, आई जे बी आपके पास जे, और आपके पास लिख दिया के। आई होप आपको दिख रहे होंगे अलग अलग, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, और आपके पास ये है। ठीक है, मुझे यहां बता दो डमी इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट बताइए, तो डमी इंडेक्स क्या है करके यहां। डमी इंडेक्स इसमें, इसमें डमी इंडेक्स क्या है इसमें? अरे तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी बोलो। डमी इंडेक्स ए आई जे बी जे के, जल्दी बोलिए। इसमें डमी इंडेक्स क्या है? ये आई है, ये जे है, बी जे के। एनी रिपीटेड इंडेक्स इज कॉल्ड डमी इंडेक्स, जे। बिल्कुल, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां डमी इंडेक्स क्या बोलिए, डमी इंडेक्स अगर हम बात करें तो डमी इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास जे, क्या है? जे। अब आप कहोगे सर आई और के क्या है फिर? तो आई और के को हम बोलते हैं फ्री इंडेक्स बोलते हैं। एनी इंडेक्स विच इज नॉट रिपीटेड, एनी इंडेक्स, इंडेक्स विच इज, विच इज नॉट रिपीटेड, जो रिपीट नहीं होती है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम? उसका हम बोलते हैं हमारे पास क्या, फ्री इंडेक्स। क्या बोलते हैं? फ्री इंडेक्स। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है, जो आपके हेल्प करेंगे। हेयर अगर हम बात करें ऊपर वाले एग्जांपल में, आई एंड के आर फ्री इंडेक्स, उनको रियल सफिक्स भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है,
और क्या बोला जाता है, रियल सफिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, रियल सफिक्स भी बोला जाता है। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक बातें हैं हमारी। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें हैं। जैसे एक सीरीज लिखता हूं, उसमें बताना मुझे, चलिए इसमें एक और बात कर लेंगे, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, पांचवा पॉइंट। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बताइएगा। ठीक है, मैंने लिखा A1 J, फिर लिखा आपके पास क्या, X1, फिर लिखा A2 J X2, फिर लिखा A3 J X3, नेक्स्ट लिखा आपके पास AN J XN। पहली बात, इसका आइंस्टीन समेशन रूल के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखा जाएगा, ए आई समझ गए होगे, जे क्या लिखा जाएगा, एक्स आई, ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ए आई जे एक्स आई लिखा जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर आपसे बोल दिया जाए यहाँ डम इंडेक्स क्या है, डम इंडेक्स क्या है यहाँ, डम इंडेक्स क्या है यहाँ, बोलिए आई, और फ्री इंडेक्स क्या है, फ्री इंडेक्स या जो रियल है, जो बदल नहीं रहा है, जो सेम है, वो क्या हो जाएगा, जरा बोलो, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो। उसको हम बोलते हैं, ये रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्री इंडेक्स। ये डम इंडेक्स आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। चलिए, अब ये जो इंडेक्स हम लिख रहे हैं ना, ये जो इंडेक्स लिख रहे हैं, इंडेक्स क्या करता है ना, किसी भी टेंसर का रैंक डिसाइड करता है। हाँ, मैंने क्या बोला, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो इंडेक्स दिख रहे हैं ना, इंडेक्स आपके पास ये जो आई आई जे जे देखे हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी टेंसर की रैंक डिसाइड करते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, इसमें लिखिएगा, विच इज लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिएगा, रैंक। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इंडेक्स डिसाइड द रैंक, रैंक ऑफ टेंसर। ठीक है, बट ये कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पर रिपीटेड होते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। जैसे अगर आपसे बोल दूं ए आई, ठीक है, जैसे अगर एक इंडेक्स है तो उसकी वो कितने रैंक का होगा, फर्स्ट रैंक का होगा। हाँ, चलिए देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 0। खाली ए लिखा होगा तो ये ध्यान में रखिएगा, खाली ए लिखा होगा तो इसको बोलते हैं जीरो रैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो रैंक। ठीक, क्योंकि इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स है ही नहीं। दूसरा, अगर आपसे बोल दूं इधर आपके पास, अगर मैं ए की बार आई लिख दूं, इसके बताओ तो रैंक कितनी है, इसकी बताओ तो, बाद में इनको हम कुछ बोलेंगे, कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट बोलेंगे, बात की बात हो। पहले इनको ये तो बताओ, ये कैसे नहीं करके बोलिए, इसकी बताओ तो, ए की पावर आई, इसकी रैंक कितनी है, नीचे वाली की रैंक बताओ। अरे बताइए फटाफट, ये क्या पता ना, स्केलर करके समझ में आता नहीं आता। नेक्स्ट, फर्स्ट रैंक, ये क्या जरा बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन से रैंक का, फर्स्ट रैंक। ये क्या जरा, आई और जे अलग अलग है तो नॉर्मल सी बात, ये क्या हो जाएगा, सेकंड रैंक। ये क्या हो जाएगा, सेकंड रैंक। समझ में आई बात, दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन। ठीक है, ऐसे करके, जैसे हमने लिख दिया ए आई जे के लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, थर्ड रैंक। फिर हमने लिख दिया ए आई जे के एल लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रैंक। अगर हमने इनको हम क्या बोलते हैं, इनको मिक्स्ड टेंसर भी बोलते हैं। हाँ? इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर। इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर भी बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर। अगर कहीं पर अगर रिपीटेड अगर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं,
जैसे मैंने कहा कहीं पर रिपीट कर दिया ए, मैंने बोल दिया आपके पास आई जे जे के लिख दिया, इसकी रैंक कितनी आएगी जरा बताओ तो। इसकी रैंक बताइए। ठीक है, ठीक है, नहीं, रिपीटेड वाले काउंट नहीं होते, इसके रैंक 2 है। रिपीटेड वाले काउंट नहीं होते हैं, रिपीटेड वाले काउंट नहीं होते हैं, रिपीटेड वाले काउंट नहीं होते हैं। समझ में आई बात? तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। जो रिपीटेड होते हैं इंडेक्स उनके उनको काउंट नहीं होते, ये और ये काउंट होंगे। जैसे इन सभी में अभी कोई भी रिपीट नहीं हुआ था। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंडेक्स आ जाती है उसको बोल देते हैं मिक्स्ड आंसर बोल देते हैं। अदरवाइज इनके अभी नाम आएंगे आपके पास। ठीक है, आपके पास कोवेरिएंट आएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट आएगा। ठीक है, इसका नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ से इनके नेमिंग आएगी आपके पास, कोवेरिएंट हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, इनके नेमिंग आएगी, सबके मिक्स्ड आंसर आएंगे। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन रैंक आपको आइडिया आ जाना चाहिए रैंक कैसे डिसाइड होती करके, बस हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।